रात के ठीक 2 बज रहे थे। चारों तरफ घने कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। कच्ची पगडंडी पर बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और बैलों के गलों में बंधी घंटियों की छन छन के अलावा पूरा जंगल खामोश था। रास्ते के दोनों तरफ खड़े पेड़ अंधेरे में ऐसे लग रहे थे मानो कोई कंकाल हाथ फैलाए रास्ता रोक रहे हों। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई चुपके से आपका गला घोंट रहा हो। राघव भाई, सच सच बता, हम रास्ता भटक गए हैं ना रे। 2 घंटे से हम इसी बीहड़ में घूम रहे हैं। ये टूटा हुआ कुआं तीसरी बार पार किया है हमने। बहुत डर लग रहा है भाई। और कितनी देर लगेगी गांव पहुंचने में? विक्रम, चुपचाप बैठा रहे, बैलों को हाँकने दे। और कुछ भी हो जाए अपनी दाईं तरफ मत देखना। क्यों रे, ऐसा क्या है दाईं तरफ? कोई है क्या वहां? वो सुन लेगी, और अगर उसने सुन लिया तो हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। चुपचाप मुंह बंद रख। राघव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कोहरे को चीरता हुआ एक सफेद साया बैलगाड़ी के ठीक सामने से हवा की रफ्तार से निकल गया। बैल डर के मारे बिदक गए और जोर से हिनहिनाने लगे। गाड़ी एक झटके से रुकी। बैलगाड़ी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार बैलों के कदम भारी हो चुके थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे गाड़ी पर किसी इंसान का नहीं, किसी अभिशाप का बोझ लदा हो। कोहरा अब इतना घना था कि कुछ दूरी पर भी साफ नजर नहीं आ रहा था। जंगल बिल्कुल खामोश था, मगर उस खामोशी में भी किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। राघव, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गाड़ी पहले से बहुत भारी हो गई है। बैल पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। महसूस तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अगर मेरी बात मानता है तो जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दे, उसके बारे में बोल मत। तभी बैलगाड़ी के पीछे से किसी के लकड़ी पर हाथ मारने की आवाज आई। ठक ठक। दोनों चुप हो गए। कुछ पल बाद ठक ठक। इस बार आवाज और करीब थी, जैसे कोई गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर दस्तक दे रहा हो। राघव, कोई पीछे से गाड़ी पर हाथ मार रहा है। कहीं कोई जानवर या फिर शेर तो नहीं है? लगता है दोनों तरफ मौत पक्की है। जानवर या शेर वगैरह होता तो अब तक आवाज करता, लेकिन जो पीछे खड़ा है ना, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद रास्ता बना लेता है।